हेलो बच्चों, आज जो है हम आपको जो है इस सत्र का जो है साप्ताहिक मूल्यांकन का जो है आखिरी वीडियो जो है आपको बना के बता रहे हैं कि 10वां है जो कि इस सत्र का जो है आखिरी वीडियो है। अब इसके बाद जो है हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो बना के बताएंगे जिसको कि आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास साप्ताहिक मूल्यांकन का जो आखिरी है इसमें सबका मिला जुला हुआ प्रश्न दे दिया है, जो कि आपके पीछे जो चैप्टर्स है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 उसका मिला हुआ कोई इकाई 1 से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। देखते हैं, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य निकालने का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो -1 + 1 कट जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 करनी 2, और उसमें करनी 2 का 2 से भाग देंगे तो करनी 2 आ जाएगा आंसर। ये आपका पहला आंसर होगा समांतर माध्य का। हमारे पास 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जरूर 1 नंबर में पूछा गया है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6:10 समानुपात x अनुपात 25 में x का मान होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके पहले को आखिरी से गुना करेंगे और बीच के दोनों पदों को आखिरी से गुना करके भाग दे देंगे। ये आपको इस प्रकार से बनाने के क्वेश्चन है, आप उसको इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, आप उसको आराम से बना सकते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। बनेगा, आपसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको आप बनाएंगे। देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया 6:10:x/25 ऐसा लिखा हुआ है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये हमारे पास 10x मिलेगा और ये क्या मिलेगा 25 × 6 = 150 को 10 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर मिलेगा आपको 15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाना जरूर सीखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपके पास क्या कहता है, जांचिए कि क्या x ऋण 2 बहुपद x⁻3 ऋण 3x⁻2 ऋण 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। हमारे पास ये कहता है कि गुणनखंड है अथवा नहीं। तो गुणनखंड का प्रमेय कहता है कि यदि इसका शेषफल 0 आ जाए, यदि इसका शेषफल 0 आ जाए तो वह एक गुणनखंड होता है। तो मैं क्या करूँगा, जो x ऋण 2 दिया है इसको मैं 0 के बराबर मान के यहाँ पे इसका मान निकालता हूँ तो x बराबर 2 मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं, x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिल जाएगा 2। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि भाजक x ऋण 2 है तो x ऋण 2 px का एक गुणनखंड होगा यदि ये जो x ऋण 2 है px का एक गुणनखंड होगा। कब होगा, जब p2 बराबर 0 मिलेगा। ये जो हमने अभी 2 निकाला ना, ये 2 को अगर मैं इस बहुपद में रख दूंगा तो इसका मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रखा, देखो px x⁻3 ऋण 3x⁻2 ऋण 4x ऋण 4, इसमें जहाँ जहाँ x था उसकी जगह मैंने क्या रख दिया 2 रखा। देखो 2⁻3 2⁻2 यहाँ पे 2। जब मैं यहाँ पे 2⁻3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आया, 2⁻2 है मतलब 4 या 12, 4 दूनी 8 और ये 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 और 8 16 आया, 12 और 4 फिर कितना मिल गया 16, 16 और 16 कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 0। तो ये आपका यहाँ पे कह सकते हैं अतः x ऋण 2 px का एक गुणनखंड है। आप चाहें तो यहाँ पर बोल सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से आप इसको भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपके पास कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। प्रश्न में साफ साफ कहता है कि k का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक भी है और समान भी है। तो उस स्थिति में आपको k का मान ज्ञात करने बोल रहा है। और वर्ग समीकरण हमारे पास क्या दिया 2x⁻2 ऋण 10x धन k बराबर 0। तो यदि मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे उपयोग किया वर्ग समीकरण 2x⁻2 ऋण 4 10x धन k बराबर 0 a बराबर 2। यहाँ से देखो इसका तुलना किया तो x⁻2 का गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और जो बच जाता है उसको c कहते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 10 और c बराबर k वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है जब d बराबर क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे d मतलब b² ऋण 4ac, b का मान रखे, a का मान रखे और यहाँ पे c का मान रख दिए। 10⁻2 मतलब 100, 4 दूनी 8 के, इसको पक्षांतर कर दिए, 8 के आया। k का मान निकालने के लिए इसको यहाँ पे भाग देंगे तो 25/2 आपका आंसर बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से आपका ये आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 की हम बात करते हैं।
प्रश्न क्रमांक 5 में हमारे पास कहता है समांतर श्रेणी ऋण 9 ऋण 5 ऋण 1 का अंतिम पद 67 है तो श्रेणी में कितने पद हैं। प्रश्न में एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक हमको श्रेणी मालूम है तो इससे हम ए भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। हमको ए भी प्राप्त हो जाएगा और डी भी प्राप्त हो जाएगा और ये जो पद है इसको हम अंतिम पद बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा देखो श्रेणी, ये मान लिया यहाँ पे ए एन बराबर 67 और यहाँ से प्रथम पद कितना मिल गया -9। और जब इन दोनों का पद दूसरे पद में जब पहले पद को घटाते हैं तो वहाँ पे सार्वांतर डी निकलता है। तो हमने डी निकालने के लिए क्या कर दिया, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया। लेकिन चूंकि दोनों में ऋण था इसलिए ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन घट के कितना मिल गया 4। हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए एन का मान 67 था, ए का मान ऋण 9, एन का मान नहीं मालूम 1, डी का वैल्यू आपके पास 4 है। तो इसको आगे अपन हल करते हैं। 4 को यहाँ अंदर गुना करेंगे तो 4n और 4 एकम 4, 9 और 4 दोनों प्लस हो जाएगा तो -13 मिलेगा। आप देख सकते हैं -13 इस पर ट्रांसफर होकर के बन जाएगा 67 + 13 दैट मीन्स 80। 4n 4n, n से n का मान चाहिए तो इस 4 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे कितना आ गया 20। तो ये आपका आंसर पदों की संख्या कितनी मिल गई 20। तो 20वां पद जो होगा वो 67 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 20वां पद क्या होगा 67 होगा। ये आपका 5वें प्रश्न का आंसर होगा। चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न में कहता है इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है 2 + x 4 + x और 5 + x और कहता है कि x का मान ज्ञात करो। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो प्रश्न दिया था उसको लिखा 1 2 3 ही पद हैं, यहाँ चौथा पद नहीं है। तो चौथा पद नहीं है तो हम बीच वाले पद को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। बीच वाले पद को डबल किया मैंने, 4 + x को 2 बार लिखा हूँ देखो, और बीच में समानुपात का चिन्ह लगाए हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन लगाए हैं बीच में। अब पहले वाले को आखिरी वाले से गुना किया 2 + x 5 + x और बीच वाले दोनों को आपस में गुना कर दिया। ये चिन्ह मैंने बना दिया यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, और ये जो था उसको बराबर लिख दिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए, 2 × 5 = 10, 2x, x का 5 से 5x, x का x² 4 × 4 = 16, 4x, x का 4 से 4x, x और x² हो गया यहाँ पर। x² यहाँ पे देखें 2x और 5x कितना हो गया 7x। थोड़ा हल कर दिए इसको, 4 और 4 8x। यहाँ तक तो आराम से पहुँच सकते हैं। इस x² को इस x² से काट सकते हैं, काट दिया तो ये वाली लाइन प्राप्त हो गई मुझे। इसके बाद मैंने पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने से क्या मिला, 7x अपनी जगह पे था और 8x ट्रांसफर होकर इस पर आया तो प्लस के बदला क्या हो गया -16x। 16 अपनी जगह पर है, 10 उधर जाके क्या बनाएगा -10। तो ये आपको मिल जाएगा 16 में से 10 गया तो क्या बचा 6 ऋण x। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बराबर ऋण 6। ये आपका आंसर हो गया। आराम से बनाया जा सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न सिंपल सा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। 9x घात 2 ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0 का एक गुणनखंड विधि से 2 मूल ज्ञात कीजिए। साफ साफ लिखा है 2 मूल निकालना है और गुणनखंड विधि से उसको हल करना है। इसमें साफ साफ बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपल सा प्रश्न है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 9x² - 3x - 2 को ले लिए, क्वेश्चन दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, ये पहले वाले ax² - bx + c होता है, तो यहाँ पे ये जो c है इसको a से गुना करते हैं तो हमारे पास क्या मिल गया 9 × 2 = 18। इस 18 को तोड़ते हैं तो 1 × 18 और 9 × 2 = 18, 6 × 3 = 18 और लाना कितना है 3। तो देखते हैं 1 और 18 को घटाने से भी 3 नहीं आता, जोड़ने से भी 3 नहीं आता, इसलिए ये बेकार हो गया। हमने लिखा 9 और 2, 9 और 2 को जोड़ने से भी 3 नहीं आ रहा है, घटाने से भी नहीं आ रहा, इसलिए ये भी बेकार हो गया। लेकिन 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, लेकिन हमको आंसर में क्या चाहिए -3। तो -3 लाने के लिए मैंने क्या किया, 6 में 3 को -6 ले लिया, -6 और +3, तो दोनों घट के वापस क्या मिल जाएगा -3। तो यहाँ से अपन इस चीज़ को निकालते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखें ये बीच वाला दोनों पद और ये दोनों पर पेयर बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो 3 कॉमन हो गया। x और x दोनों में तो 3x कॉमन ले लिए। वैसे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन आएगा, ठीक। तो 3x - 2 देखो सेम टू सेम चीज़ दोनों जगह आ रहा है, तो एक चीज़ को बाहर आ रही है, क्या बच गया 3x और ये +1 बराबर 0।
अब मैं यहाँ पे एक बार इसको जीरो करूँगा, एक बार इसको जीरो करूँगा, तो 3x - 2 = 0, 3x + 1 = 0। इसको आगे हल कर दिए, 3x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -1, तो x बराबर आ जाएगा ऋण 1/3। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऋण 2 ट्रांसफर होकर बन गया 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो आप इसको देख सकते हैं, प्रश्न बहुत ही सरल सा है, आप इसको अवश्य बनाएं। सातवें में ही अथवा दिया हुआ है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सूत्र विधि से बनाने बोला है। सूत्र विधि से बनाने बोला है मतलब ये सूत्र हमारे पास श्रीधराचार्य का सूत्र लगेगा। इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने से पहले इस वर्ग समीकरण को थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो 10x ऋण 1/x बराबर 3 है, तो इस x को यहाँ गुना किया x², और जिसके बटे में उसको छोड़ दिया, और दूसरा तरफ फिर 3 है, उस 3 में फिर इस x का गुना कर दिया, या कहना चाहिए सब में x का गुना कर दिया शॉर्टकट तरीके से। तो ये x² हो गया, यहाँ x से x कट गया, और ये वाला जो है यहाँ पर 3x हो गया। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा आपको। इस वर्ग समीकरण की तुलना आप ax² + bx + c बराबर 0 से करते हैं, तब आपके पास a बराबर मिल जाता है 10, b बराबर मिल गया ऋण 3 और c बराबर मिल गया ऋण 1। इसको सूत्र विधि से हल करते हैं, तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। इसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। यहाँ पे जो ये b है उसकी जगह हम -3 लगा देते हैं। देखिए ये माइनस पहले से फॉर्मूले का है, प्लस माइनस रूट, b की वैल्यू फिर से अपन -3, a की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -1, जहाँ जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिए। पुट करने के बाद देखते हैं माइनस क्या हो गया, +3 प्लस माइनस रूट का रूट लगा लिया मैंने, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 हम 40, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऋण और ऋण कितना हो जाता है 10, तो 40 और कितना मिलेगा 49, और बटे में देखेंगे 10 दूनी 20। तो इसको थोड़ा सा हल करते हुए जाएंगे, तो 3 धन ऋण 49/20, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो ये अगले लाइन में हमको क्या मिल जाएगा 7 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो मैं धन चिन्ह को लेता हूँ, तो x बराबर 3 धन 7/20, x बराबर 3 धन 7/20, तो 7 और 3 कितना मिल गया 10, 10/20, 10 से कम था 10 दूनी 20, कट के आपको क्या मिल गया x बराबर 1/2। फिर यहाँ देखिए ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 3 ऋण 7/20 है, यहाँ धन के बदले क्या ले लिए ऋण, तो ऋण 7 मिल गया, हल करेंगे ऋण 4/20, काट पीट के आ गया ऋण 1/5, तो आपके 2 उत्तर मिल गए 1/2 और ऋण 1/5, ये आपका आंसर होता है। आप इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपके लिए परफेक्ट हो जाए। असल में बहुत क्वेश्चन होते हैं तो टाइम लगता है बनाने में। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8वें का ये जो क्वेश्चन है एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात करना है x² - 4x + 2 = 0। एकदम सिंपल सा प्रश्न दे दिया गया है। इसमें वर्ग समीकरण को जैसे का तैसा लिख दिया। इसमें से a का मान निकाला, चूंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए a बराबर 1 आ गया, b बराबर ऋण 4, c बराबर 2। विभेदक का सूत्र होता है d बराबर b² ऋण 4ac, b का मान रखे ऋण 4, c का मान 1 और 1, यहाँ पे सभी मान को रख दिए 1 2। अब इसको गुना किए, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 चौक 16, 16 में से 8 गया तो 8 है, ये आपका आंसर हो जाएगा विभेदक। तो ये प्रश्न आपका एकदम सिंपल सा है, इसको आराम से बनाएंगे। मैं तो कहूँगा आप लोग इसी को लिख के जमा करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो ये प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न बन रहा है पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर x बराबर वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 अनंत पदों तक है। तो मैंने यहाँ पे इसके बीच का जो ये पद है इस पूरे को क्या मान लिया, एक बार और x लिख दिया। देखो यहाँ पर, ठीक है, x बराबर 7 धन x लिखा जा सकता है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इसको मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है आपको। वर्ग करने से वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, 7 धन x आ गया, पक्षांतर कर दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मान मिला है ये एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। इस वर्ग समीकरण को हल करना है, तो हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो वर्गमूल -7 है इसको पक्षांतर करके 7 बना लिए। अब इसको 2/2 का गुना और 2 का भाग किया। यहाँ पर जब इसको 2 का गुना 2 का भाग कर दिया तो ये कि सूत्र के रूप में आ जाता है आपके पास a² - 2a। अब b का मान यहाँ दिख नहीं रहा है, 1/2 दिख रहा है, तो 1/2 का वर्ग हमको चाहिए। यहाँ पे 1/2 का वर्ग जोड़ते हैं और 1/2 का वर्ग घटाते हैं। तो हम दोनों पक्षों में 1/2 का वर्ग जोड़ दिया, लिख दिया हूँ बगल में। दोनों पक्षों में जोड़ने पर 1/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया। यहाँ पे फार्मूला आ गया a² - 2ab + b का स्क्वायर, x - 1/2 स्क्वायर बन गया। ये 7 + 1/4 1/2 का स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28 और 1 29, 29/4,
ये आ गया, इसको वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे, धन ऋण 2 आ गया यहाँ पर, धन ऋण वर्गमूल 29/2 मिल जाएगा आपको। 29 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह, एक बार धन एक बार ऋण, तो मैं इसका क्या करूँगा, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक 2 चिन्हों को लूँगा। धन चिन्ह को लिया तो यहाँ पे धन लग गया, जब धन लग गया तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, x बराबर वर्गमूल 29/2 धन 1/2 हल करेंगे तो मिल जाएगा 29 धन 1। सेम चीज़ यहाँ पे ऋण के लिए भी करेंगे आप, तो x ऋण 1/2 ये हल होकर के आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी नया चीज़ नहीं है। तो एक बार मैं इसको स्क्रॉल करते हूँ कि जो इसको बनाना है इससे बनाए। बाकी इस बार परीक्षा में पूर्ण वर्ग विधि नहीं है तो इसके पीछे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक आपको बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कहता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, मेरी तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहता है कि 5 साल पहले की बात। तो देखिए आज आपकी आयु अगर x है तो 5 साल पहले कितना रहेगा भाई, तो x ऋण 5 रहेगा। 10 साल बाद कितना होगा, तो x धन 10 होगा। आज अगर आपकी आयु y है तो 5 साल पहले रहेगा y ऋण 5। आज अगर जितना है तो उससे 10 साल बाद y धन 10 हो जाएगा। तो हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया मेरी वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु x ऋण 5 हो जाएगा, पुत्र की आयु y ऋण 5। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु x धन 10, पुत्र की वर्तमान आयु y धन 10 वर्ष। प्रथम शर्त में क्या पता है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। x ऋण 5, 3 का गुना किया 3y, 3 पंचे 15, x पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे 3y को इस पार लाया, 5 को उस पार ले गया तो 15 ऋण 5 घट के आ जाएगा ऋण 10। तो एक समीकरण मिल गया, x ऋण 3y बराबर ऋण 10। सेम वही काम द्वितीय शर्त के लिए करते हैं हम यहाँ पर। दूसरा शर्त हमारे पास कहता है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। x धन 10 बराबर 2, y धन 10। x धन 10 2 का यहाँ पे गुना कर दिए, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो गई। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो 2y 2 दहम 20, फिर 2y को पक्षांतर कर दिए, 10 को इधर पक्षांतर किए तो आपको ये मिल जाता है 20 ऋण 10 बराबर आ गया आपके पास 10। तो x ऋण 2y बराबर 10, 2 समीकरण मिल गए आपको। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा x ऋण 3y बराबर ऋण 10 और x ऋण 2y बराबर 10। समीकरण 1 व 2 से x और x, अब चूंकि यहाँ पे देखें दोनों यहाँ पे बराबर हैं तो मैंने यहाँ पे कोई गुना उना नहीं किया, डायरेक्ट x को ही काट दिया। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, लेकिन दोनों का चिन्ह एक जैसे, इसलिए घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह ऋण हो गया, धन है, ऋण है तो धन, और फिर यहाँ धन था तो ऋण, तो ये x से x कट गया। अब आप देख सकते हैं ये ऋण 3y है और ये धन 2y, घट जाएगा तो ऋण y बचा, ऋण 10 और ऋण 10 मिलकर ऋण 20, तो ऋण और ऋण क्या मिल गया आपको, धन। y बराबर प्राप्त हो गया 20। इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं y के मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया। x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ये इसमें मैंने y का मान रखा 20, 20 दिया कितना हो गया 60, 60 को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 50। तो x का मान कितना आ गया 50, इसलिए मेरी और मेरे पुत्र की आयु कितनी आ गई 50 और 20। ठीक है, आप इसको मैं एक बार फट से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको छाप सकें आराम से। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, इसी के अथवा का एक क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन कहता है, आखिरी प्रश्न है ये कि संजय एवं शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ कि संजय और शिवा एक काम को पूरा करने में लगा समय बराबर होता है 16 दिन। तो उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य 1/16 भाग। फिर संजय द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा समय 24 दिन, 24 दिन है। संजय उस काम को कितने दिन में करता है 24 दिन में। तो संजय उस काम को एक दिन में कितना काम करेगा,
तो मैंने निकाला संजय द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/24 भाग, शिवा के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो देखो दोनों मिल के जितना काम किए थे उसमें अगर मैं शिवा के काम को घटा दूंगा संजय के काम को तो शिवा का काम निकल जाएगा। तो ये दोनों का काम, ये संजय का काम घटा दिया आपस में। हल किया, लघुत्तम लिया तो 48, 16 भाग दिया, 16 के 48, 3 24 दूनी 48, तो यहाँ पे आ गया 2, घट के कितना 1/48। यानी कि शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/48 है। तो शिवा द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा 48 दिन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। शिवा वाला क्वेश्चन जो है इसको आप जरूर पढ़ें, ये आपके बहुत काम का क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन, तो देख लेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, सही बच्चे बड़े ध्यान से बनाएंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। बेस्ट ऑफ लक।